students, this is your teacher Aska Bhatt, or today we are going to talk about that how to attempt the 8 and 12 mark question in your paper IGCSE or O levels, or you can say the GCSE. तो 8 मार्क का क्वेश्चन आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कौन से असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि जब भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो उसमें ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका अनकम्प्लीट होना, जिनका कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में से कोई एक भी छोड़ देते हैं तो उससे आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ही फुली जो है वो आपके मार्क्स उसमें से कट जाएंगे। ठीक है। और उन सब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है। ठीक है। अब वो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 8 मार्क्स के अंदर और 12 मार्क्स के अंदर जो है वो सेम है, लेकिन 12 मार्क्स के अंदर एक आपका एक्स्ट्रा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। देखिए, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 8 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिजनेस के पेपर में हमें जो है वो सारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना पड़ता है। यानी कि बिजनेस का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, और वो पैटर्न बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इट मीन्स के आप उन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अलावा कुछ और उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, आप उसको उसी पैटर्न के साथ सॉल्व करेंगे जिस पैटर्न के साथ सीआईज के अंदर जो है वो हमें बताया गया। अच्छा, अब 8 मार्क क्वेश्चंस के अंदर 8 मार्क क्वेश्चन यानी कि जो आपका पेपर 2 के अंदर आपको पता है कि 8 मार्क का क्वेश्चन और 12 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं आपके पास। तो 8 मार्क के क्वेश्चन में क्या होता है, बेसिकली जो आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है इसमें आपके 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट है आपका नॉलेज, और यू कैन से अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। सेकंड है आपका एप्लीकेशन, और थर्ड है आपका एनालिसिस। ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की। अब आपको पता है कि जो आपके 8 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसके अंदर उसमें ये जो आपका फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव चेक किया जाता है उसमें आपसे वो कोई सी भी 2 वेज पूछ रहे होते हैं, 2 एडवांटेजेस, 2 डिसएडवांटेजेस। ठीक है। यानी कि किसी भी चीज के, फॉर एग्जाम्पल कोई से भी 2 वेज बताएं मार्केटिंग के, मार्केटिंग रिसर्च के। ठीक है। कोई से भी जो है वो आप 2 रोल बताएं पैकेजिंग के। कोई से भी जो है वो आप 2 एडवांटेजेस बताएं लीन प्रोडक्शन के। ठीक है। कोई से भी जो है वो आप 2 डिसएडवांटेजेस बताएं फॉर एग्जांपल डीमोटिवेशन के। ठीक है। तो इस तरह की चीजें, यानी कि आपको 2 वेज, 2 एडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज, 2 मेथड्स, ये किसी भी चीज के मतलब मार्केटिंग मार्केट रिसर्च के जो है वो प्राइमरी रिसर्च के 2 मेथड्स या 2 वेज जो है वो बता देंगे वो किस तरीके से की जा सकती है। एक सेकंड। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। कोई से भी 2 एडवांटेज, डिसएडवांटेज, 2 रोल, 2 मेथड, 2 वेज, कोई भी इस तरह की चीज जो है वो आपसे पूछी जाएगी, और वो 2 ही पूछे जाएंगे। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो है वो आपसे क्वेश्चन के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल एडवांटेज पूछ लेते हैं कि लीन प्रोडक्शन के कोई से भी 2 एडवांटेज आप हमें बताएं और वो किस तरीके से एबीसी बिजनेस के लिए सक्सेसफुल रहेंगे, तो आपने कोई से भी 2 एडवांटेज बताने। ठीक है। लीन प्रोडक्शन के कोई से भी 2 एडवांटेज बताने। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि लीन प्रोडक्शन के कोई से भी 2 एडवांटेज क्या हो सकते हैं। लीन प्रोडक्शन के कोई से भी 2 एडवांटेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टेज को कम करेगा।
ठीक है, अब मैं इसके डेप्थ में नहीं जा रही कि लीन प्रोडक्शन क्या है और ये वेस्टेज को कैसे रिड्यूस करता है। ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, क्योंकि ये आपकी कोर्स की चीजें या आपके जब एक रेगुलर टॉपिक्स हमारे अपलोड होंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट इसमें हम लोग फोकस करेंगे कि हमने 8 मार्क के क्वेश्चन को और 12 मार्क के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वेस्टेज को रिड्यूस करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीन प्रोडक्शन। अब ये वेस्टेज जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ये आपका टाइम वेस्टेज को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, टाइम वेस्टेज मीन्स के आपके एम्प्लॉयज जो हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स ले रहे हैं, या फॉर एग्जांपल मशीनरी आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर डिलीवरी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी लीन के अंदर हैं, क्योंकि लीन जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट तक नहीं है, लीन प्रोडक्शन आगे तक चलती है जब तक प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंच नहीं जाता। तो हर तरह के वेस्टेज को, मतलब लीन प्रोडक्शन को हम लोग बहुत ही ब्रॉड वे में पढ़ेंगे ए लेवल्स में जाके। ठीक है, एएस में और ए लेवल्स में जाके हम लीन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ तक जो आपकी लीन प्रोडक्शन को बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है उसके अंदर। तो लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर लीन प्रोडक्शन के आप दो एडवांटेज लिख रहे हो ना, तो ये कौन सा पॉइंट आपको दे रहा है, ये कौन सा आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो इसमें कंप्लीट हो रहा है, वो है आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग मतलब एक ही चीज ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर ही आप पॉइंट को जो है वो वहां पे लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये आपने कोई से भी दो एडवांटेज बताए, दो डिसएडवांटेज बताए, इस चीज ने आपको 2 मार्क्स दे दिए, किसके? नॉलेज के। ठीक है, तो अगर आपने कोई से भी सही वाले जो हैं वो फॉर एग्जांपल आपने लिख दिए हैं वहां पे, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग का कोई भी दो एडवांटेज डिसएडवांटेज या जो भी उन्होंने पूछा था आपने वहां पे लिख दिया, उसके आपको 1 मार्क जो है, क्योंकि उसके अंदर दो पूछते हैं तो 1 मार्क ऊपर से और 1 मार्क जो है वो आपको नीचे से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है 2 मार्क्स आपने गेन कर लिए नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के। इसके बाद जो है वो बारी आती है एप्लीकेशन की। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि जो भी आपने एडवांटेज लिखने हैं ना, मतलब जो भी आपने नॉलेज का पॉइंट लिखना है, हमारे पास बुक में जो हम लोग पढ़ते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं। यानी कि बुक के अंदर जो हम फॉर एग्जांपल आपके पास बुक है, आपने पढ़ी हुई है बिजनेस की, तो उसमें आप देखते हो कि आपके पास ना बहुत सारा पॉइंट्स हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन के बारे में बात करें तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस आपको वहाँ पे लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल बात करें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, तो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो आपके लिए बेस्ट है, उसके काफी सारे एडवांटेजेस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, लीन प्रोडक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस जो है वो आपको मिल जाते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के एडवांटेजेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के एडवांटेजेस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, प्राइमरी रिसर्च के एडवांटेजेस। ठीक है, सेकेंडरी रिसर्च के एडवांटेजेस, और उनकी जो फिर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च करने के लिए जो हम लोग मेथड्स यूज कर रहे होते हैं उनके अपने अपने एडवांटेज। तो मतलब हमें एक पूरी बुक के अंदर जो है वो भरमार मिलती है, बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वेज मेथड्स, मतलब बहुत सारे हमें मिलते हैं। हमने वो वाले चूज करने हैं जो आपकी केस स्टडी के हिसाब से। देखो, पेपर 1 को अटेम्प्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास एक बहुत छोटी सी केस स्टडी होती है और उसमें मैक्सिमम भी अगर आप निकालने की कोशिश करोगे ना, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन का पॉइंट भी निकालोगे तो आपको एक दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा बिजनेस की जो एक कंडीशन है उसको बहुत ज्यादा आप कह लो कि डिस्क्राइब नहीं किया हुआ होता। लेकिन केस स्टडी के अंदर जो आपका पेपर 2 में जो केस स्टडी होती है उसमें क्या होता है कि आपके पास जो केस स्टडी है उसमें थ्रू आउट बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, बिजनेस के पास जो है वो इस टाइम पे कितना वो इन्वेस्टमेंट है, और अगर फॉर एग्जांपल वो टेक ओवर करने वाले हैं तो उसका भी आपको एक पूरा टेबल बना के दिया हुआ होता है कि अगर वो किसी भी और कंपनी को टेक ओवर करने वाले हैं उसकी टेक ओवर कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा जिस कंपनी को आप टेक ओवर करने वाले उसकी एसेट टेस्ट रेशो क्या है, उसकी करंट रेशो क्या है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी को टेक ओवर करने वाले हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी करंट रेशो कितनी है। जैसे करंट रेशो जो आपकी आइडियल है वो है 2:1, यानी कि हर $1 की लाइबिलिटी के बदले में आपके पास $2 के एसेट्स होने चाहिए, यानी कि ट्वाइस एसेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है और आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो एप्लीकेशन के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास जब पेपर 2 के अंदर जो केस स्टडी है उसमें जब आपने क्योंकि एनालिसिस के बारे में भी बताना है कि अगर कोई सा भी एडवांटेज अगर आप फॉर एग्जांपल लीन प्रोडक्शन का लिख रहे हो
तो उसमें फिर आप उसको मैच करके बताओगे कि बिजनेस के लिए वो कैसे उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लीड प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें केस स्टडी के अंदर नजर आ रहा है कि केस स्टडी में उन्होंने आपको कुछ इस तरह की जो है वो सिनेरियो बताया हुआ है कि वहाँ के जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, ठीक है, फॉल हो गई है, या फिर फॉर एग्जांपल उनका डिलीवरी टाइम जो है वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल का रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, उसकी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से उनके प्राइजेस को उनको बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ रहा है। जब वो प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे तो उनकी सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, उनके प्रॉफिट्स बहुत डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, उनका डिविडेंड जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है फॉर द शेयर होल्डर्स। तो ये अब जो मैंने आपको ये पूरी एक बताया ना, ये क्या है, ये एनालिसिस है कि एक चीज हुई और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ फर्दर बिजनेस पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा एक एनालिसिस की चेन बताई है बेसिकली। तो यहाँ पर अब हम जब लीन प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम उसमें लीन प्रोडक्शन के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, हम सिर्फ वही एडवांटेज को पिक करेंगे जो उस केस स्टडी के हिसाब से, जो उस केस स्टडी के हिसाब से उस वक्त सही होगा, ठीक है। तो आप इससे क्या होगा, देखो अगर आप कोई सा भी एडवांटेज उठा लेते हो, ठीक है, ऐसे ही मतलब रैंडमली कोई भी एडवांटेज उठा लेते हो, फिर जब आप एनालिसिस करने लगोगे ना तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि केस स्टडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स वहां पे बताई जा रही होंगी और लीन प्रोडक्शन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता होगा, क्योंकि हम एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग एडवांटेज बताएंगे कि लीन प्रोडक्शन का इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए क्या एडवांटेज होगा, ठीक है। तो जब हम लोग एनालिसिस कर रहे होंगे, जब हम उसकी एनालिसिस की चेन्स बना रहे होंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, फिर हमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हम जो भी पॉइंट बताएंगे, हम जो भी पॉइंट्स बताएंगे, हम वही पॉइंट्स बताएंगे जो केस स्टडी के हिसाब से उस वक्त सूटेबल हैं। हम वहां पे कोई भी रैंडम चीज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन के अंदर क्या है, एप्लीकेशन में सिंपली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीन प्रोडक्शन के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, एडवांटेज बता रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी आपके पास मान लें कि कोई भी केस स्टडी बात कर लेते हैं हम लोग, वहां पे क्या है कि जो कस्टमर्स हैं, सॉरी नॉट कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स नहीं, फॉर एग्जांपल उस कंपनी का नाम है एबीसी, एबीसी कंपनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात कर लेते हैं कि एबीसी कंपनी में ना जो रॉ मटेरियल है उसकी वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है। अब हमने क्या किया, हमने ये एक एग्जांपल उठाई, यानी कि हमने जो है वो एक मिसाल उठाई है अपनी केस स्टडी के अंदर से। पहले हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल हमने लीन प्रोडक्शन का एडवांटेज लिखा, रिड्यूस वेस्टेज। फिर हमने एक एप्लीकेशन उठाई कि एबीसी कंपनी में रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, अब इसका आप क्या करोगे, इसका आप आगे एनालिसिस बताओगे, ठीक है। एनालिसिस के अंदर जो है वो हम क्या बताएंगे, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ओवर द बिजनेस। अच्छा, आपने लीन प्रोडक्शन का एडवांटेज बताया कि वेस्टेज रिड्यूस होगा, ठीक है, आपने एक बिजनेस की एप्लीकेशन भी उठाई। अच्छा, वेस्टेज रिड्यूस होगा तो अब बिजनेस का कौन सा ऐसा पॉइंट है, बिजनेस की कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको इंडिकेट कर रही है कि लीन प्रोडक्शन में जो एक एडवांटेज है कि अगर लीन प्रोडक्शन को अडॉप्ट किया जाता है तो उसकी वजह से वेस्टेज रिड्यूस होगी, ठीक है। तो हमने फिर बिजनेस के अंदर से एग्जांपल भी तो उठानी है ना, कि नहीं उठानी। बिजनेस के अंदर से हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आप उसको एक प्रॉब्लम भी बोल सकते हो कि आपने बिजनेस के अंदर से फिर ढूंढना है कि भाई इसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको लीन प्रोडक्शन की अप्रोच अगर यूज करें तो सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि वेस्टेज के बारे में बात कर रहे हैं कि वेस्टेज रिड्यूस होगा, तो फिर हम देखेंगे कि बिजनेस के अंदर जो है वो
ऐसी लाइन, अब देखें यहाँ पे वही बात आ गई कि पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद ही आप डिसाइड कर सकोगे कि आपको लीन प्रोडक्शन का कौन सा एडवांटेज लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे रॉ मटेरियल के वेस्टेज के बारे में बात ही नहीं हो रही, वहां पे बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो फिर आप टाइम वेस्टेज का जो एक ऑप्शन है कि ये टाइम वेस्टेज को रिड्यूस करता है, ठीक है, तो आप लीन प्रोडक्शन का ये एडवांटेज लिखोगे। सही है, तो इस तरीके से आपने सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा एडवांटेज चाहिए, कौन सा डिसएडवांटेज चाहिए। और एक चीज आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपने केस स्टडी पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपने सारा रीड करना है, उसके बाद केस स्टडी। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करोगे ना, क्वेश्चन पेपर रीड करने के बाद जब आप केस स्टडी पढ़ोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो याद होते हैं कि हाँ यहाँ पे हमसे ये चीज पूछी, यहाँ पे हमसे ये चीज पूछी, फिर आपने अपने हाथ में पेंसिल पकड़ लेनी है और आपने पूरी जो है वो केस स्टडी पढ़नी है, और पूरी केस स्टडी पढ़ने के साथ साथ आपको वहां पे जो भी एप्लीकेशन के पॉइंट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं वो आपने वहां से उठा लेने हैं। ठीक है, और जो एप्लीकेशन के पॉइंट्स आप उठाओगे उसी से ही आपको क्या मिल जाएगा, उसी से ही आपको ये हिंट मिल जाएगा कि आपने यहाँ पे नॉलेज का कौन सा पॉइंट लिखना है। ठीक है, और जब आपके पास एप्लीकेशन है, जब आपके पास सब नॉलेज भी आ चुकी है, ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर हम लीन प्रोडक्शन यूज करते हैं और बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, तो अगर ये यूज की जाती है तो बिजनेस की ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो वो आपका होगा एनालिसिस, इम्पैक्ट ओवर द बिजनेस। अच्छा, एनालिसिस के अंदर जो है ना वो आपने क्या करना है, एक चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, एनालिसिस के अंदर आपको एक चीज पता होगी, चेन ऑफ एनालिसिस। अच्छा, चेन ऑफ एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने एनालिसिस के बाद एनालिसिस करना होता है। अब ये जो चेन ऑफ एनालिसिस है ना, वैसे तो ये ए लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो है वो ओ लेवल में भी यूज होता है, क्योंकि आप एक इम्पैक्ट बता के खत्म नहीं कर सकते अपना क्वेश्चन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक चीज और है, आपने लिखा रिड्यूस वेस्टेज, आपने एप्लीकेशन निकाल ली ये वाली, ठीक है, फिर आपने बताया कि इसके ऊपर जब हम लीन प्रोडक्शन लीन अप्रोच यूज करेंगे तो उसका बिजनेस को ये एडवांटेज हो रहा होगा। अच्छा, आप अब एडवांटेज यानी कि उसका इम्पैक्ट बता रहे हो बिजनेस पे, ठीक है, आपने इम्पैक्ट बताया कि जो है वो रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम होगा। ठीक है, इसमें जो है वो रिडक्शन आएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, कॉस्ट कम होगी। फिर क्या होगा, कॉस्ट कम होगी तो, कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, इट मीन्स के हाई प्राइस सेट कर सकते हैं। ये अगर हाई प्राइस सेट नहीं भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब कॉस्ट लो आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छा प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लो कॉस्ट होगी, फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल लो प्राइसेस फॉर एग्जांपल सेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके लिहाज से वो प्राइसेस ज्यादा होंगे, लेकिन वो आपके कंपेटिटर्स के हिसाब से लो होंगे और आपके जो कस्टमर उनके हिसाब से लो होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी भी प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट जो है वो $4 आ रही है, ठीक है, मार्केट के अंदर जो है वो नॉर्मली हर सेलर इसको सेल कर रहा है $10 में, आपको $4 कॉस्ट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके ऊपर मार्जिन जो है वो अपना 50% भी रखते हो, ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप $2 को ऐड कर लेते हो, तो ये $6 की आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो, तो फॉर एग्जांपल आप जो है वो अगर इसको 100% मार्जिन रखना चाह रहे हो तो आप इसकी $8 कॉस्ट कर सकते हो। अब जो कंपेरेटर है वो सेल कर रहे हैं $10, क्योंकि उन्होंने लीन प्रोडक्शन यूज नहीं किया हुआ। ठीक है, उन्होंने लीन प्रोडक्शन यूज नहीं किया हुआ, उनकी बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है। ठीक है, वो $10 से नीचे जा नहीं सकते क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही। तो आप फिर भी $2 के मार्जिन पे रहोगे, यानी कि आप, आपके जो कस्टमर है वो भी अट्रैक्ट होंगे इस प्राइस टैग से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाई सेल्स। अच्छा, अब हाई सेल्स है तो क्या है, हाई है प्रॉफिट मार्जिन। सही है। अच्छा, एक चीज है कि जब भी आपने इम्पैक्ट बताना है ना, यानी कि एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस के अंदर आपने इम्पैक्ट जो है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पे बताना है। ठीक है, एंड पे यानी कि जब आपने एनालिसिस करना है तो आपका जो एनालिसिस की जो चेन है वो जुड़नी किसके साथ चाहिए, वो जुड़नी चाहिए आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के साथ।
अब आपको पता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, जो है वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। हाई प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी कि बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए वो काम कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है कि बिजनेस जो है वो एक अपने एक ऑब्जेक्टिव सेट करके ही जो सारी स्ट्रगल कर रहा होता है, जो इतना कुछ कर रहा है, वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहा है। तो इसलिए फिर जो हम इम्पैक्ट बताएंगे ना किसी भी चीज का, वो फिर हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ जाकर उसको जोड़ेंगे। सर्वाइवल, हाई प्रॉफिट, हाई डिविडेंड। ठीक है, मतलब हाई डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, तभी तो उनके वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट डालेंगे बिजनेस में। ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CSR, या आप इसको एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोल सकते हो, क्योंकि CSR भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं CSR में नहीं जा रही। बेसिकली इस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं जिससे बिजनेस जो है वो बीइंग एथिकल, यानी कि वो एथिक्स को भी कंसीडर कर रहा होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है उससे किसी को डिसएडवांटेज ना हो इस तरीके से, और उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी को कोई हार्म ना हो। ठीक है, पोल्यूशन वगैरह की वजह से। खैर ये टॉपिक जब हम लोग करेंगे तब करेंगे। तो ये चीजें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने तो यहाँ पे बहुत लंबी चेन बना दी है ना, ये देखें कितनी लंबी चेन बना दी, आपने कितनी लिखनी है, क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन है। आप इतनी लंबी चेन बनाने बैठोगे तो एक तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और दूसरी बात है कि नीड भी नहीं है इतनी। उसकी रीजन क्या है? अच्छा, जब आप एनालिसिस चेन्स बना रहे होंगे उसमें बार बार कंपनी का नाम यूज होगा। ठीक है, कि ABC कंपनी के वेस्ट रिड्यूस होगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो अब वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ABC कंपनी जो है वो पहले इतने प्राइस चार्ज करी थी, अब इतने कर सकती होगी। अच्छा, अब दे जो भी आप उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो एनालिसिस के दौरान, ये भी एप्लीकेशन के पॉइंट्स हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जब हमने पहले लिखा एडवांटेज, बाद में हमने एग्जाम्पल बिजनेस से उठा ली, सिर्फ वहां तक एप्लीकेशन खत्म होगी। नहीं, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने तब बार बार बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करना है अपने एनालिसिस के अंदर, वो भी आपके एप्लीकेशन के पॉइंट्स हैं। यही रीजन है, यही रीजन है कि नॉलेज के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, एनालिसिस के मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स इसके हो गए, और एप्लीकेशन के मिलेंगे आपको 4 मार्क्स। अब यहां से आप अंदाजा लगा लो कि हाउ मच एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब तो एप्लीकेशन के ज्यादा मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, एनालिसिस के कितने पॉइंट्स बनाए? इतना लंबा चेन बनाए, ये तो बहुत लंबा चेन हो गया ना एनालिसिस के। आप कोशिश ये करें कि एनालिसिस की आप कम से कम जो है ना वो दो चेन्स बना दें। दो इम्पैक्ट्स में के इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट फिर उसका किसी दूसरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो दो, कोई सी भी दो चेन बना ले। ठीक है, इनफ है, इतना बहुत है। ठीक है, तो अब इन चेन का मतलब ये नहीं है कि एक लाइन लिखी, आपने बोला जी एक लाइन में एनालिसिस कर दिया जी मेरा हो गया, फिर उसके बाद दूसरी लाइन लिखी जी मेरा दूसरा एनालिसिस होगा, नहीं। अगर आपका एक एनालिसिस के अंदर 2 लाइंस जा रही हैं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल बता रहे हो कि उससे उसकी लोअर कॉस्ट होगी, तो उसमें आप जाहिर सी बात है कि उसके फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे कॉस्ट लिखी हुई है केस स्टडी के अंदर कि इतनी कॉस्ट आ रही है तो वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और वहां पे फॉर एग्जाम्पल कोई और भी एसोसिएटेड पॉइंट लिखा हुआ लोअर कॉस्ट के साथ, तो आप वहां पे फॉर एग्जाम्पल वो भी लिख रहे हो अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एनालिसिस का जो है वो 2 लाइंस लिखनी है। ठीक है, प्लीज इसको इससे मत करना। तो बात ये है कि आपने कोई से भी ना दो चेन्स बना देनी है कि ये है, ये चीजें हैं तो इससे ये होगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 मार्क क्वेश्चन। तो ये आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, एंड पे मैं आपको एक बहुत मजे की इसके रिलेटेड स्टोरी भी बताऊंगी। उसके बाद ना आपके दिमाग में और ज्यादा कंफर्म हो जाएंगी चीजें। अच्छा, फिर उसके बाद 12 मार्क्स पे आ रहते हैं। फिर 12 मार्क का क्वेश्चन है वो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा, कुछ जो है वो बच्चों को ये लगता है कि आप ना फुल मार्क्स गेन नहीं कर सकते बिजनेस में, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको 8 में से 8 मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आपको ये चीज चेक करनी है ना, तो एक कैंडिडेट रिस्पॉन्स आता है, आपको मिल जाएगा बहुत इजीली डॉक्यूमेंट। आप वहां से बजा के जो हाई लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने हाई लेवल के आंसर दिए हुए हैं ना, आप वहां पे जाके चेक करें। वहां पे बच्चों को 8 में से 8 मार्क्स मिले हुए हैं, और जहाँ पे बच्चों को 12 मार्क्स में से 12 मार्क्स नहीं मिले उसकी एक रीजन बताई हुई है, क्योंकि उन्होंने एक दो पॉइंट्स छोड़े हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इट मीन्स कि आपको 12 में से 12 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है।
सही है। अच्छा, इसमें क्या चीज होगी आपकी, इसमें एक आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव ना एक्स्ट्रा चेक हो रहा होगा। एक तो आपको पता है ना, मतलब तीन तो आपको पता है ना। एक तो वही आ गया ना आपका नॉलेज, ठीक है। दूसरा जो है वो आपके पास आ गया एप्लीकेशन, ठीक है। तीसरा जो है वो आपके पास आ गया एनालिसिस। चौथा जो है वो आपके पास आ गया इवेलुएशन, या आप इसको बोल सकते हो कंक्लूजन। एक ही बात ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको उन्होंने एक स्पेशल नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ था, वहां पर उन्होंने कंक्लूजन लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए वो बेसिकली है इवेलुएशन ही है, ठीक है। अच्छा, नॉलेज का आपको पता है कि जी नॉलेज के अंदर जो है वो क्या होता है। अब इसके अंदर जो है ना, क्या 2 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलते हैं नॉलेज के, 2 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे एनालिसिस के, और इसके बाद 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इवेलुएशन के। अच्छा, इसमें अब देखें अगेन नॉलेज के 2 पॉइंट्स आएंगे आपके, इसमें भी आपको पता होगा कि आपको जो है वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स और इस तरह की चीजें ही पूछी जाती हैं। तो उसमें भी आपने अगेन वही चीज करनी है कि नॉलेज वाले जो पॉइंट्स हैं, मीनिंग कि अगर कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज है तो आपने वही चूज करना है जो कि बिजनेस की कंडीशन के हिसाब से हो, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन के जो है वो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे पेपर के अंदर 2 एप्लीकेशन निकाल के लिखनी है, ऐसा नहीं है। एनालिसिस की चेन भी आपने 2 ही बनानी है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अच्छा, इवेलुएशन या कंक्लूजन के अंदर सबसे पहले जिस भी पॉइंट पे आप अग्री कर रहे हो, आपने सबसे पहले उसको यस लिखना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि कोई क्वेश्चन है और उसमें अगर फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्कर्स के बारे में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, और वहां पे जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं कि क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा अगर पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्कर यूज करता है कोई भी बिजनेस, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल वो किसी एक के बारे में पूछ लेते हैं कि फुल टाइम सही रहेंगे या फिर हाँ जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं वो बेस्ट रहेंगे बिजनेस के लिए। तो यानी कि वो जिस भी लिहाज से पूछ रहे हैं, अगर जो उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है अगर आप उससे डिसएग्री करते हो तो आप नो लिखोगे, और अगर आप उससे अग्री करते हो तो आप उसको यस लिखोगे। अच्छा, इवेलुएशन के अंदर ना आपने जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, यानी कि जो आपने ऊपर एनालिसिस बताया हुआ होता है, आपने वही दोबारा से लिखने होते हैं, लेकिन ना ही आपने वो वर्डिंग यूज करनी है जो आपने ऊपर में लिखी है, ठीक है। एनालिसिस के अंदर आपने वो वर्डिंग जो है वो उसके अंदर बिल्कुल यूज नहीं करनी। ऐसा ना हो कि आप ऊपर वाले पॉइंट उठा के नीचे लिख रहे हो, आप उसके अंदर चेंजिंग करोगे, ठीक है। आप उसके अंदर चेंजिंग करोगे, और आप चेंजिंग करके जो है उसको लिखेंगे, आप हूबहू उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। या अगर आप कोई और टोटली डिफरेंट पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिखेंगे, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल इवेल्युएशन के अंदर जो है वो आपने कोई 1 2 पॉइंट्स कुछ और लिखने हैं जो कि उस बिजनेस के लिए बहुत जिस भी चीज के लिए आप यस बोल रहे हो, यानी कि अगर आप कह रहे हो कि हाँ पार्ट टाइम वर्कर्स के जो है वो एडवांटेजेस हैं, और अगर आप एडवांटेजेस को वहां पे लिखना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट एडवांटेज भी लिख सकते हैं जो आपने ऊपर नहीं लिखे हुए, यानी कि जो आपने ऊपर एनालिसिस के अंदर नहीं लिखे हुए। अच्छा, एक चीज और है, ये बेसिकली जो आपकी इवेल्युएशन होती है ना, इसके अंदर 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन भी आ रही होती है, इसके अंदर आपका एनालिसिस भी आ रहा था दोबारा से। एक तो वो है जो आपने ऊपर लिखा है, ये वाला, ठीक है, यानी कि जो आप एडवांटेज रजिस्टर वाले लिख रहे थे ना, एक तो उसमें आपने नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस लिख दिया, तीनों चीजें लिख दी। इवेल्युएशन के अंदर भी ये चीज इंक्लूड हो रही होती, ठीक है। इवेल्युएशन के अंदर भी ये चीज इंक्लूड हो रही होती, तो ये दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। उसकी रीजन क्या है कि जब आपने इवेल्युएशन करनी, जब आपने कंक्लूजन निकालना है, पहले तो आपने बोला हाँ जी यस ये दोनों कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेंगे, पार्ट टाइम वर्कर्स के और फुल टाइम वर्कर्स के, ठीक है। उसके बाद जब आपने बताना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप यस बोल रहे हो ना, तो आपने यस में फिर दोनों के बारे में बताना है कि फुल टाइम वर्कर जो है वो क्यों बेस्ट रहेंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट टाइम, और पार्ट टाइम के साथ फुल टाइम वर्कर क्यों बेस्ट रहेंगे विद द, मतलब दोनों दोनों का कॉम्बो कैसे रहेगा बेस्ट।
पहले अगर आप पार्ट टाइम के बारे में बता रहे हो तो फिर आप साथ फुल टाइम के बारे में भी बताओगे, फिर उसके बाद आप फुल टाइम के बारे में बता रहे हो तो फिर आप साथ में पार्ट टाइम के बारे में भी बताओगे। इस फुल टाइम के बारे में भी दो एडवांटेज आपने वहां पे बताने हैं, ठीक है। या आपने कोई से भी लेकिन 4 पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे बताने हैं। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक पॉइंट चूज किया, कोई क्वेश्चन इस तरह का है जहां पे आपसे कोई कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपसे एक चीज पूछ रहे हैं कि या तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज है बिजनेस को इन चीजों का, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग लीन प्रोडक्शन पे दोबारा से चले जाते हैं तो लीन प्रोडक्शन का एडवांटेज है फिर डिसएडवांटेज है, एक बताओ। आपने बोला एडवांटेज, आपने यस बोला, ठीक है। आप उसके बारे में अब 2 पॉइंट बताओ कि कैसे एडवांटेज है, और कैसे एडवांटेज नहीं है उसके बारे में भी फिर आपने 2 पॉइंट बताने। यानी कि जिस चीज को निगेट कर रहे हो उसके बारे में भी आप बताओ, और जिस चीज को आप निगेट नहीं कर रहे हो, जिसके बारे में आप जिसके हक में बोल रहे हो, जिसको आप जस्टिफिकेशन का मतलब, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट आप रख रहे हो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, उसके प्रॉस भी बता रहे हो, और वो चीज सही क्यों है वो भी बता रहे हो, ठीक है, और दूसरी चीज गलत क्यों है वो भी बता रहे हो। कि 2 मेथड्स पूछे हैं मार्केटिंग के, 2 मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। क्या आपकी कोई न्यू प्रोडक्ट है, आपने उसकी मार्केटिंग करनी है, उसको कोई से भी 2 मेथड पूछे हैं। पहला उन्होंने बोला हुआ है फ्री सैम्पलिंग, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री। सही है, ये 2 पूछे हुए हैं आपसे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि फ्री सैम्पलिंग बेस्ट है, ठीक है, आपने पहले यस बोला, आपने बोला इन कंक्लूजन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कुछ भी वहां पर यस बोल सकते हो। यस जो है वो आप ना वहां पे यूज करें जहां पर उन्होंने खुद से ऊपर आपको स्टेटमेंट दी हुई है, कि क्या आपको लगता है कि ये फलान कॉम्बिनेशन बेस्ट है, क्या आपको लगता है ये ऐसे है, तो वहां पे आप यस का वर्ड यूज करो। लेकिन अगर आपको कोई से भी 2 3 चीजें बताई गई हैं उसमें से एक चूज करने के लिए बोला हुआ तो आप वहां पे बोलो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू या इन कंक्लूजन, ठीक है। आपने ये लाइन लाजमी लिखनी है, ये लाइन को आपने मिस नहीं करना। आप बोल रहे हो कि फ्री सैम्पलिंग बेस्ट है, तो इससे भी 2 पॉइंट्स बताओ इससे रिलेटेड। अब ये 2 पॉइंट्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एनालिसिस भी आ रहा होगा, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन भी आ रही होगी। एप्लीकेशन कैसे आ रही होगी, जरा से पहले बिजनेस के वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप उसको यूज कर रहे होगे ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन बिजनेस की है आप उसको यूज कर रहे होगे कि बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो अगर ये फ्री सैम्पलिंग होती है तो इससे बिजनेस को ये एडवांटेज, बिजनेस का नाम वहां पे यूज हो रहा होगा। फ्री सैम्पलिंग फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स की जा रही है या फिर आइसक्रीम की जा रही है, वहां पे आइसक्रीम चॉकलेट्स का नाम यूज हो रहा होगा, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन होगी। और फिर बस उसके बाद जो है वो आप उसका एडवांटेज बता रहे होगे कि भाई फी सैम्पलिंग का एडवांटेज क्या है, तो वो एनालिसिस वाला पॉइंट यूज हो रहा होगा। कोशिश करें कि आप एनालिसिस के जो पॉइंट्स यूज करेंगे वैल्यूएशन में वो ऊपर वालों से मैच ना करते हो, हूबहू वैसे ना हो। फिर उसके बाद अगर आप ये बाय वन गेट वन फ्री को निगेट कर रहे हो तो बताओ रीजंस ऑफ रिजेक्शन, रीजंस ऑफ रिजेक्शन बताओ किसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, 2 पॉइंट इसके बताओ। सही है, ये हो गया, ये इस तरीके से आपने 12 मार्क का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अब जो है चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी क्या थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक जो है वो फ्रेंड आपके पास आता है, उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया आइसक्रीम्स का, ठीक है, आइसक्रीम्स का उसने बिजनेस स्टार्ट किया। उसने कहा कि भाई मैंने आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया है, यार मुझे ये बताओ कि मैंने ना अपनी आइसक्रीम्स की ना मार्केटिंग करनी है, तो मैं कैसे मार्केटिंग करूँ, ठीक है, मुझे बताओ। तो आपने, वो आपको बोलता है यार मुझे ना कोई से भी 2 मेथड, मतलब वो आपसे बोलता है यार ना 2 मेथड, मैं बल्कि तुम्हें खुद बताता हूँ। एक मेरे माइंड में है कि ना, यही वाला क्वेश्चन यूज कर लेते हैं ताकि आसानी हो। एक मेरे माइंड में है कि मैं ना अपनी आइसक्रीम का ना फ्री सैंपल करूँ, ठीक है, यानी कि मैं अपनी आइसक्रीम फ्री में लोगों को चखाऊं, टेस्ट करवाऊं कि ये लो यार ये चेक करके देखो कैसी है, ठीक है। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ यार कि मैं ना बाय वन गेट वन फ्री कर दूं, कि जो भी आए एक बार आइसक्रीम तो दूसरा भी ले, तो वो भी एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी बन जाती है ना, तो उसमें भी आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस नया नया स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले, एक तो मार्केटिंग वो है जो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर रहे होते हो, ठीक है, तो ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट ही होता है, क्योंकि इससे भी जो आपकी प्रोडक्ट है ना वो ज्यादा आगे जाती है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगा रहे हो, कोई सेल लगा रहे हो, ठीक है, या फिर अगर बाय वन गेट वन फ्री का ऑप्शन कर रहे हो, या फिर कोई 15 डेज तक वो आपको सर्विस फ्री मिलेगी, या 15 डेज तक आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो एक तरह की आपकी वो मार्केटिंग टाइप की चीज बन जाती है। अच्छा, वो कह रहा है यार कि ना मैंने ये 2 ऑप्शन, मैं तुम्हें खुद बताता हूँ, ये मेरे 2 ऑप्शन है।
अब तुम मुझे बताओ कि इसको मैं चूज कैसे करूँ, ठीक है, तुम मुझे बताओ इसमें से बेस्ट कौन सा है। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले वो बोलोगे यार देखो फ्री सैम्पलिंग जो है ना, उसका जो है वो ये एडवांटेज है, ठीक है, और ये डिसएडवांटेज है, आप उसको बता दोगे, ये आ गया आपका नॉलेज का पॉइंट। फिर आप उसके बाद जो है वो उसको बताओगे यार एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वो आइसक्रीम जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है आइसक्रीम बनाने की, फिर आप उसको बोलोगे यार तुम्हारी ये जो कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है, इसमें तुम जो आइसक्रीम बना रहे हो इसके ना तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ रही है ना, ठीक है, तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ रही है, वो मान लो आ रही है सबको मिल मिला के $100, ऐसे एक मतलब एग्जाम्पल ही है, ठीक है। और अगर हम उसको डिवाइड करें पर प्रोडक्ट पे तो मान लेते हैं कि जी आपकी $10 जो है वो पर आइसक्रीम के ऊपर कॉस्ट आ रही है। आप बोलते हो यार तुम्हारी इतनी $10 पर आइसक्रीम कॉस्ट आ रही है, तो अगर तुम फ्री सैम्पलिंग करते हो तो इसका मतलब है कि यार तुम $10 हर प्रोडक्ट पे लूज कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो ये आपने क्या किया, एप्लीकेशन, आपने वहां पे उसके बिजनेस का सारा सिनेरियो, जाहिर सी बात है वो आपको अपने बिजनेस का पूरा बताएगा कि यार मेरा ऐसे से आइसक्रीम की मुझे इतनी पड़ती है, मैं इतने इतने वेजेस देता हूँ अपने उसको जो लेबर है उनको, ठीक है, इतना इतना मैंने फाइनेंस कहीं ना कहीं से अरेंज किया है, इतना इतना मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मैंने एक साल में इतना प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, या मेरे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सर्वाइवल है, या मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मार्जिन को हाई करना है, ठीक है, वो आपको सब कुछ चीजें बताएगा। फिर आप उसके बिजनेस की पूरी कंडीशन को परखोगे और फिर बताओगे कि ये जो फ्री सैम्पलिंग है क्या ये इसके लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं। तो अब जब फॉर एग्जांपल आप इसका एडवांटेज बता रहे हो उसको, या अगर आप उसका डिसएडवांटेज बता रहे हो, तो आप वहां पे उसकी ये इन्फॉर्मेशन भी उसको यूज करके बताओगे, तो वो क्या होगी, ये एप्लीकेशन। फिर उसके बाद जब आप उसका एनालिसिस करोगे कि अच्छा अगर तुम फ्री सैम्पलिंग करते हो तो इसका तुम्हारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और तुम्हारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। फिर उसके बाद जो है आप यही सेम चीज आप, यही सेम प्रोसेस जो है वो आप करोगे बाय वन गेट वन फ्री के साथ, ठीक है, जो दूसरे वाला उसने आपको ऑप्शन दिया ना, आप सेम ही प्रोसेस जो है वो उसके साथ करोगे, और उसमें भी आप अगेन वही नॉलेज वही एप्लीकेशन वही एनालिसिस करोगे। आपने दोनों चीजों के बारे में बता रही है, अब वो बोलेगा यार तुमने मुझे दोनों के बारे में तो बता रही है, लेकिन मुझे फिर भी कंफर्म नहीं हो रहा है यार मैं क्या करूं, मतलब तुम दोनों की ही सारी चीजें बता रहे हो, तुमने उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी बताए हैं, मतलब बुरे पॉइंट्स बताए हैं, मेरे बिजनेस की नॉलेज को भी उसके अंदर यूज कर लिया है, मेरे बिजनेस के जो कंडीशन है उसको भी उसके अंदर यूज कर लिया है, लेकिन स्टिल आई एम कंफ्यूज, मैं क्या करूं यार, मुझे कोई कंक्लूजन दो कि मुझे फाइनली क्या करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अपनी राय देनी, जैसे पेपर में आपने अपनी राय देनी। अब आपकी नजर में फ्री सैम्पलिंग बेस्ट है, और आपकी नजर में बाय वन गेट वन फ्री का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल फ्लॉप है। आप बोलोगे यार मेरे ख्याल से फ्री सैम्पलिंग की तरफ तुम्हें जाना चाहिए, समझ आई अब, यार मुझे लगता है तुम्हें फ्री सैम्पलिंग की तरफ जाना चाहिए, आपने ये पहले अपनी कंक्लूजन के अंदर लिख दिया ये कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें फ्री सैम्पलिंग के अंदर चाहिए, चलो जी हो गया। अच्छा वो बड़ा यार अब बताओ फ्री सैम्पलिंग मुझे क्यों जाना चाहिए, जरा मुझे इसका भी तो कोई पॉइंट बताओ ना। अच्छा, अगर आप उसको ऊपर वाले पॉइंट सेम रिपीट करके बता दोगे जो आपने ऊपर अभी एनालिसिस किया था, वो आप सेम रिपीट कर दोगे, यार ये तो तुमने मुझे पहले बता दिया हुआ, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स तो तुमने मुझे ऑलरेडी ऊपर पहले बता दिए हुए हैं, तो मुझे क्या बेनिफिट है तुम्हारी अगेन से कंक्लूजन पूछने का, जब तुमने मुझे रिपीटेटिव वो रिपीट करके ही तुमने मुझे अगेन एंड अगेन वही पॉइंट्स बताने हैं, या मुझे कुछ एक अलग थोड़ा सा लुक दो, एक अलग से एक कह लो डिफरेंट वे दो थिंकिंग का, कि मैं दोबारा से सोचूं कि फ्री सैम्पलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्री सैम्पलिंग को ये बंदा क्यों यस बोल रहा है, और बाय वन गेट वन फ्री को क्यों निगेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से अब आपको समझ आएगी कि वैल्यूएशन कंक्लूजन बेसिकली क्या है। आपने बोला अच्छा यार फ्री सैम्पलिंग मेरे लिहाज से बेस्ट है, अब उसकी कोई सी भी दो रीजन दो, उसमें अगेन एनालिसिस यूज होगा, अगेन एप्लीकेशन यूज हो रही होगी, क्योंकि अगेन आप उसके बिजनेस की कंडीशंस उठाएंगे, उसको देखेंगे, अगेन उसको सारा परखेंगे कि अच्छा यार अगर $10 पर आइसक्रीम उसका कॉस्ट आ रही है लेकिन उसके पास अच्छा फाइनेंस है, और उसके जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो तो भी प्रॉफिट मार्जिन को हाई करना है ही नहीं, अभी तो स्टार्टिंग में है उसका बिजनेस, अभी तो वो ये बोलेगा यार सर्वाइवल हो जाएगा किस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि जो पहले बिजनेस के 2 साल होते हैं ना वो बहुत क्रूशियल होते हैं, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि हमें 2 साल में ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, बिजनेस के यूजुअली पहले 2 साल हमेशा सर्वाइवल में होते हैं, और अब ये भी जरूरी नहीं है कि बिजनेस के हमेशा पहले 2 साल सर्वाइवल में होंगे, नहीं, अगर इकोनॉमिक कंडीशन बुरी चल रही है तब भी बिजनेस सर्वाइवल में ही जाएगा, चाहे वो पहले जितना मर्जी प्रॉफिट आए अर्न कर रहा हो, लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है जैसे भी पाकिस्तान का हाल है,
तो इस टाइम पे बिजनेस को ये है कि हम किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर लें। अभी वो प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, वो सर्वाइवल के बारे में सोच रहे होंगे। तो यानी कि डिफरेंट मार्केट कंडीशन, डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो भी इम्पेक्ट कर रहे होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स पे। अच्छा, आपने बोला अभी तो वो सर्वाइवल में है, तो प्रॉफिट मार्जिन तो उसका इतना अर्न करना, अभी तो उसको ये यार किसी तरीके से ना मेरी मार्केटिंग हो जाए, किसी तरीके से ना लोगों को पता चल जाए यार ये आइसक्रीम बड़ी अच्छी फ्लेवर की है, इससे परचेज करना चाहिए। तो आप फिर उसको बताओगे कि अभी तुम्हारे बिजनेस का जो है वो इतना कोई खास, फॉर एग्जांपल के उसमें कोई इतना खास ऑब्जेक्टिव भी नहीं है हाई प्रॉफिट मार्जिन का, तो यस तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें ये है कि तुम्हारे मार्केट शेयर बढ़े या फिर तुम्हारी सेल्स बढ़े, या फिर फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल जो है वो तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी प्रोडक्ट जो है वो वेल नाउन प्रोडक्ट बन जाए, लोगों को पता चल जाए उसके बारे में, कस्टमर, एक तुम्हारा कस्टमर बेस बन जाए, फॉर बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वो ये लाइन है कि कस्टमर बेस बन जाए। तो उसके लिए फिर तुम्हें फ्री सैम्पलिंग की तरफ ही जाना चाहिए। तो ये तो मैंने विदाउट एक केस स्टडी की आपको एक बात बताई है, बट जो केस स्टडी के अंदर चीजें लिखी होंगी आपने तो उसको ही फॉलो करना है। फिर आपने उसको एनालिसिस अगेन करके बता दिया, बट अब वो एनालिसिस का पॉइंट बिल्कुल अलग था, ठीक है, और उसको अब वो चीज समझ में भी आई। अच्छा, वो कह रहा है अच्छा यार आपने फ्री सैम्पलिंग का मुझे बता दिया कि ये मुझे चूज करना चाहिए, आपने मुझे भी बता दिया कि इस तरह तुम्हारे बिजनेस को एडवांटेज होगा। अब मुझे ये बताओगे ये जो बाय वन गेट वन फ्री वाला जो तुमने बोला है कि यार ये सही नहीं है, मुझे तो लगता है ये सही है, लेकिन तुम ये बोल रहे हो सही नहीं है, तो मुझे अब ये बताओगे तुम इसको क्यों कह रहे हो कि ये सही नहीं है, ठीक है, क्यों कह रहे हो कि ये सही नहीं है। तो इट मीन्स के अब एग्जामिनर आपको ये भी बोलेगा यार इसको निगेट करने का भी तो रीजन बताओ ना, इसको निगेट क्यों किया है। अच्छा, जो बच्चे सिर्फ इसका लिख के आएंगे ना, जिसको वो यस बोल रहे हैं, जिस जिस जिसके जिसको वो जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया है कि हाँ ये ऑप्शन फ्री सैम्पलिंग का ठीक है, उनको 12 में से 9 मार्क्स मिले, ठीक है, अगर उनके सारी बाकी नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस के पॉइंट ऊपर ठीक है ना, तो उनको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो उन्होंने मार्क्स काटे हैं ना, ये इसको निगेट ना करने के हैं। निगेट करने की रीजंस, अब वो बोलेगा यार रिजेक्ट किया है, मेरा माइंड अभी भी क्लियर नहीं है कि तुमने ये बाय वन गेट वन फ्री को रिजेक्ट क्यों किया, यार मुझे जरा उसका बताओ तो सही कि ये क्यों रिजेक्ट किया। अब इसी वैल्यूएशन के अंदर इसको निगेट करने की, इसको रिजेक्ट करने की, बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑप्शन को रिजेक्ट करने की आप उसको डिसएडवांटेज बताओगे। और अगेन फिर उसके अंदर बिजनेस की कंडीशन, बिजनेस का सिनेरियो यूज कर रहे होगे, वो आपकी एप्लीकेशन होगी, और फिर आप उसके डिसएडवांटेज बता रहे होगे, उसके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उसका एनालिसिस होगा। यानी कि इस इवैल्यूएशन, इस कंक्लूजन के अंदर आपके ऊपर वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे। यानी कि जब आप उसको सेपरेट बता रहे हो फ्री सैम्पलिंग और बाय वन गेट वन फ्री को, तब आपकी नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस भी होगा, इवैल्यूएशन के अंदर भी आपके ये पॉइंट्स एप्लीकेशन एनालिसिस यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपने इसके बारे में बता दिया, और जब आप उसको बाय वन गेट वन फ्री के डिसएडवांटेज के बारे में बताओगे तो अगेन डिफरेंट पॉइंट्स यूज करोगे। डिफरेंट पॉइंट यूज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम। वो तो बोलेगा यार ये तो रिपीट करके बताई जा रहा है, मुझे इससे इवैल्यूएशन मांगने का फायदा क्या हुआ जब इसने दोबारा से ऊपर वाले पॉइंट नीचे मेरे चिपका देने हैं। तो यही सेम चीज एग्जामिनर सोचेगा। फिर आप उसको बताओगे यार ये ना यूज करो, ये ना यूज करो, ये यूज करो, उसको कन्विंस करो, इसके डिसएडवांटेज बताओ, बिजनेस से रिलेट करो, एप्लीकेशन बिजनेस से रिलेट करो, और बताओ उसको इम्पैक्ट बताओ बिजनेस का, बिजनेस के ऊपर उसका क्या होगा, अगर वो ये यूज करता है तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, क्यों निगेट कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका 12 मार्क का क्वेश्चन, और ये स्टोरी है एक जिसको आप अपने एएस लेवल में, ए लेवल में, ओ लेवल में, आईजीसीएस में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। और इस तरीके से स्टोरी की तरफ चलोगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। चलें जी, तो अब मैं साइन ऑफ कर रही हूँ, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, जल्दी से आप इनरोल करें। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया है तो आप इनरोल करें, और इंशाल्लाह हमारी जर्नी बहुत वंडरफुल होगी। अल्लाह हाफिज।